हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जेट प्रिपरेशन के बारे में। जेट के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी तैयारी हम कर रहे हैं उस बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किन इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उस बारे में हम आपसे कुछ नॉलेजेस शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट या फिर बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ही जनरल क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहले है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी टर्म ये डिराइव होकर आया है या फिर डेवलप होकर आया है एक ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है फील्ड एंड टू मैनेज। यानी कि एग्रोस और नोमस, इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से एग्रोनॉमी वर्ड आया है। और एग्रोस का मीनिंग होता है फील्ड और नोमस का मीनिंग होता है टू मैनेज। यानी कि फील्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं या फिर एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं आप उसको, वो सारे एग्रोनॉमी ब्रांच से related है। It can be defined as a branch of agricultural sciences that deals with all the practices and methods which provide favorable condition to the crop for higher productivity and good quality yields। हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली अभी के पॉपुलेशन को देखते हुए और फिर अभी गुड क्वालिटी फूड्स की भी बहुत ज़्यादा जैसे कि डिमांड है, इसलिए ये सारी क्वालिटीज़ ध्यान में रखने के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन या फिर जो भी एनवायरमेंटल फेवरेबल कंडीशन हमें एक क्रॉप को देना चाहिए, उस सारे प्रैक्टिसेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो एग्रोनॉमी के अंडर में आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज की बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि टिलेज क्या होता है। तो जब सीड की शोइंग की जाती है, यानी कि बीज बोने से पहले जब हम फील्ड को रेडी करते हैं सीड शोइंग के लिए, उसे आप सीड बेड कहते हैं। जब हम फील्ड को रेडी करते हैं सीड शोइंग के लिए तब हम उसे सीड बेड कहते हैं। और सीड बेड से रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशंस हैं, जैसे कि प्लाविंग हो गई या फिर हैरोइंग हो गई, वो सब आपके टिलेज प्रैक्टिसेस में आता है। और उसी में एक टाइप होता है मिनिमम टिलेज। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड एम्ड एट रिड्यूसिंग टिलेज टू द मिनिमम नेसेसरी। देखिएगा यहाँ पे लिखा है मिनिमम नेसेसरी फॉर एंश्योरिंग अ गुड सीड बेड, रैपिड जर्मिनेशन, सेटिस्फैक्टरी क्रॉप स्टैंड एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशंस। यानी कि हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कम से कम चेंजेस हम करें अगर फील्ड में, तब भी हम एक एंश्योर करते हैं, उसी के साथ में हम ये भी एंश्योर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक सीड बेड तैयार हो सके। किस चीज़ों के लिए, जैसे कि जल्दी से जल्दी जर्मिनेट भी हो सके हमारी सीड, और अच्छी से अच्छी लागत भी मिल सके, और सारी फेवरेबल कंडीशन जो कि एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है वो भी उनको मिल सके। लेकिन कम से कम चेंजेस करने से, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं हमें इस मेथड में। फील्ड के ऊपर बहुत ही कम चेंजेस के ऊपर ये डिपेंड है, इसलिए इसका नाम है मिनिमम टिलेज। टिलेज ऑपरेशन इज डन ओनली फॉर सीड प्रिपरेशन। जी हाँ, ये ऑपरेशन सीड बेड प्रिपरेशन करने के लिए ही सिर्फ किए जाते हैं। कीप 30 to 50% क्रॉप रेसिड्यूज ऑन सॉइल सरफेस। यानी कि पिछली क्रॉप जो हमने हार्वेस्टिंग की है उसकी 30 to 50% रेसिड्यूज को हम उसी लैंड पर छोड़ देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। इट इम्प्रूव्स सॉइल कंडीशन ड्यू टू इन सीटू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू। यानी कि प्लांट के रेसिड्यू की डिकम्पोजिशन होने के बाद उससे जो न्यूट्रिएंट्स या फिर डिकम्पोजिशन बचता है वो फिर से सॉइल में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, उसी सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे इन सीटू डिकम्पोजिशन कहते हैं, यानी कि उसको ना हटाते हुए उस रेसिड्यू को उसी लैंड पर छोड़ देना, इसे इन सीटू डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद वीड कंट्रोल के लिए हम हर्बिसाइड यूज करते हैं, यानी कि वीड्स को किल करने के लिए हम इसके बाद हर्बिसाइड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। इस बारे में आप सभी को लगभग पता ही होगा, ये बहुत ही आजकल एक करंट इशू में चल रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो भी ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल है वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पुटअप किए जाते हैं कि कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए या फिर ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो सरफेस ऑफ अर्थ इज वार्म्ड फ्रॉम सन हीट्स। सन के हीट से पहले हमारी धरती गर्म होती है, यानी कि अर्थ सरफेस सॉइल गर्म होती है, उसके बाद वो हीट धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। लेकिन कुछ हीट जो होते हैं वो हीट रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाते हैं और उसी एनर्जी को हम कहते हैं एल्बेडो। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन कॉल्ड एल्बेडो, जो कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट्स बैक सम एनर्जी।
ये जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है उसे एल्बेडो कहते हैं। ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट इज एल्बेडो, उसके बाद आपको ऑप्शन दिए रहेंगे और या फिर एल्बेडो का डेफिनेशन लिखा रहेगा और ऑप्शंस में आ सकते हैं कि उसका नाम क्या होता है, उसमें ऑप्शन में एल्बेडो भी आएगा। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो है देख सकते हैं आप, CO2 है, मीथेन है, CFC है एंड N2O, और भी कई गैसेस है, लेकिन CO2 का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा है। देख सकते हैं आप 55% है, मीथेन का 25% है, CFC का है 11%, N2O का है 4%। तो जब भी आपको ऑप्शंस मिले उसमें आपको CO2 ही चूज करना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडियोटाइप के ऊपर। आइडियोटाइप वर्ड से आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि ये आइडियल या फिर इस टाइप की किसी वर्ड से रिलेटेड है। जी हाँ, तो हम आइडियोटाइप की जब बात करते हैं तब किसी एक ऐसे प्लांट मॉडल की बात करते हैं जो कि आइडियल माना जाता है। किस तरह से? क्योंकि वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार परफॉर्म करने के लिए वो बनाया जाता है। जैसे इट इज द मॉडल प्लांट, ये एक मॉडल प्लांट होता है विच मे बी डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल मॉडल विच इज expected to perform or behave in a predicted manner within a defined एनवायरमेंट। यानी कि किसी एक गिवन प्लेस के एनवायरमेंट के अनुसार हम जब एक मॉडल प्लांट तैयार करते हैं, जैसे गिवन एनवायरमेंट के अनुसार जब मॉडल प्लांट तैयार करेंगे तो हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं ज़्यादातर, जैसे कि वो जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए या फिर वो सैलिनिटी रेजिस्टेंट हो। जैसे कहीं बहुत सारी जगह के सॉइल सैलाइन होते हैं या उनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो सैलिनिटी या अल्कलिनिटी रेजिस्टेंट हो, और फिर उसके बाद डिजीज रेजिस्टेंट हो, क्रॉप जल्दी से जल्दी हमारी पक के तैयार हो जाए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए, फ्लड रेजिस्टेंट हो, फ्लड या फिर ड्रॉट अगर आ जाता है तो उसमें वो सरवाइव कर सके। तो इन सारी चीज़ों को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक मॉडल प्लांट तैयार करते हैं, तब उसे आइडियोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। सॉइल के ऊपर हम सभी कल्टीवेशन करते हैं, वो जनरल एक बात है, वो हर किसी के लिए बहुत ही जनरल बात है। लेकिन विदाउट सॉइल भी हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट्स तो नहीं हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन छोटे प्लांट्स या फिर कुछ वेजिटेबल प्लांट्स या फ्लावर प्लांट्स हम ऑब्वियसली ग्रो कर सकते हैं घर पे ही, और उसी को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स अंडर सॉइल लेस कंडीशन, सॉइल के बिना, इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। तो जब हम सॉइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी हमें सप्लाई करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि सॉइल कल्चर इज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एट होम। यानी कि सॉइल कल्चर हम यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू हम जितने भी हमारे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं उनके ग्रो के लिए, वो सब हमको उनको सप्लाई करना होता है। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर इको फार्मिंग। इको वर्ड से आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं दूसरे एक वर्ड को, जो कि हम हमेशा कहते रहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो भी एग्रीकल्चरल प्रोसेस होगा उसको ही हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर इको फार्मिंग कहेंगे। जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन विच मेक्स यूज ऑफ लो कॉस्ट इनपुट्स, lower amounts of chemical fertilizers to maintain soil fertility and ecological harmony। इकोलॉजिकल हार्मोनी का मतलब है कि जो नेचुरली एक बैलेंस मेंटेन होता है अपने आप, बिना आर्टिफिशियल तरीके का इस्तेमाल करते हुए, उसको हम मेंटेन रखना चाहते हैं जब, तो हमें क्या करना होता है कि लो कॉस्ट इनपुट्स का यूज़ करना होता है और लोअर अमाउंट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल मैन्योर या फिर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ये सब यूज़ करने से वो सारे केमिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल में, और उससे धीरे धीरे क्या होती है कि सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी या फिर नेचुरल प्रोडक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हम जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को दिमाग में रखते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ही हम इन सारी चीज़ों को पूरा करें। जैसे कि जो भी फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर हमें यूज़ करना है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें, ताकि सॉइल की जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है या फिर नेचुरल एक केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें कोई चेंजिंग ना आए। उसके बाद इकोलॉजिकल हार्मोनी भी इससे मेंटेन होती है। फिर आप देख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पर्माकल्चर। तो ये भी आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर इको फार्मिंग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या फिर इकोलॉजिकल फार्मिंग को। तो आपको ये
सारे नाम याद रखने की, ये सब एक ही चीज़ है कि इकोलॉजिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पर्माकल्चर और सस्टेनेबल कल्चर और इको फार्मिंग, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, या इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ऑप्शंस में आपको देख लेना है उसका नाम। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन या फिर झूम कल्टीवेशन। तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप, जनरली राइस, ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर, हेंस द क्रॉप इज शिफ्टेड टू अदर बर्न्ड लैंड। द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। किस वजह से? जब हम एक ही लैंड में साल के बाद साल एक ही क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं। ज़्यादातर इस मेथड में राइस का ही कल्टीवेशन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि किसी भी एक फॉरेस्ट लैंड के सारे पेड़ों को जला दिया जाता है, फिर वो बर्न्ट लैंड हो जाती है। फिर उसमें जब वो खाली हो जाती है लैंड, तब उसमें हम कोई भी स्टेपल फूड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे रोज़ के डेली लाइफ के लिए, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सारी क्रॉप्स के हम कल्टीवेशन करने लगते हैं। तो फिर बार बार करके उसी एक ही लैंड पे एक ही क्रॉप उगाने से क्या होता है, वो क्रॉप उससे सॉइल से जितना भी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, और धीरे धीरे वो ज़मीन, आप यूँ कह सकते हैं कि बंजर होने लगती है। वो उस ज़मीन की नेचुरल फर्टिलिटी जो है और प्रोडक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और इससे फिर वो ज़मीन दोबारा से क्रॉप ग्रो करने के लायक नहीं बचती है। फिर हम क्या करते हैं, उस लैंड को हम छोड़ देते हैं और फिर दूसरे किसी जगह में शिफ्ट कर लेते हैं हमारे एग्रीकल्चरल प्रोसेस को, यानी कि दूसरे जगह के फिर से हम फॉरेस्ट लैंड को साफ कर देते हैं जला के, फिर उसमें हम कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर लैंड रोटेशन। इसमें क्या हो रहा है कि लैंड की रोटेशन हो रही है। और फिर झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। झूम कल्टीवेशन जो है, इसका नाम मेनली पड़ा है नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की वजह से, यानी कि हिली एरियाज में भी प्लेन लैंड की बहुत कमी होती है, और एग्रीकल्चर के लिए प्लेन लैंड होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि समतल भूमि। तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा इस मेथड को फॉलो करते हैं हिली एरियाज में, और वहीं से इसका नाम पड़ा है झूम कल्टीवेशन। और बाकी जिन जगह में इस कल्टीवेशन को फॉलो किया जाता है, जैसे कि झारखंड में, एमपी में और हिली एरियाज ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि हिली एरियाज में जो कल्टीवेशन प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसे क्या कहा जाता है, या फिर झूम कल्टीवेशन कौन से जगह में बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, उसमें आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। बहुत सारे क्रॉप्स के कहाँ कहाँ के सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि उस क्रॉप की उत्पत्ति किस जगह से हुई है, इस बारे में हम जान लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे देखिए, राइस का है साउथ ईस्ट एशिया के बार्मा में राइस का ओरिजिन है। फिर टी के लिए जाना जाता है चाइना, शुगर केन है न्यू गिनिया के लिए, उसके बाद है सोयाबीन चाइना से, व्हीट है साउथ वेस्ट एशिया से, वहाँ के तुर्की से, और मस्टर्ड है चाइना से। नेक्स्ट है आपका ग्राम, साउथ वेस्ट एशिया से है, काउपी अफ्रीका से है, मेज है सेंट्रल अमेरिका के मैक्सिको से, कॉटन है इंडिया से, टोबैको है सेंट्रल अमेरिका से, ब्रिंजल इंडिया से। तो इन सब में ऑब्वियसली आपको इंडिया की जितनी भी ओरिजिन्स है वो तो बिल्कुल याद रखने ही है। उसी के साथ बहुत ज़्यादा अफ्रीका के जो मतलब ओरिजिन्स है वो भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मेज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो राइस, मेज़ जो भी मतलब बहुत कॉमन से क्रॉप्स है उनका तो आपको बिल्कुल याद रखना ही है। ऐसा नहीं कि बाकी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद देखिए, ग्राउंड नट ब्राज़ील से है, अरहर का है अफ्रीका, मूंग का है इंडिया, ज्वार का अफ्रीका से, पोटैटो है साउथ अमेरिका के पेरू से, पोटैटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिंजल अफ्रीका से। अब हम बात करेंगे फाउंडर और फादर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, जैसे कि देखिए, फादर ऑफ टिलेज या फिर वीड साइंस के फादर कौन जाने जाते हैं? जेथरो टूल। फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक्स, सॉइल टेस्टिंग वो एक टेस्टिंग मेथड होती है जिससे हमें ये पता चलती है कि किसी एक गिवन प्लेस में
कि जो सॉइल है वो उस सॉइल में कितनी मात्रा में कौन सी न्यूट्रिएंट है ऑलरेडी। नाइट्रोजन हो गया आपका, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब प्लांट्स के ग्रो करने के लिए बहुत ही नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते। तो किसी एक लैंड में किसी सॉइल में कितनी मात्रा में कौन सा न्यूट्रिएंट है ये अगर हमें पहले से पता चलता है तो एग्रीकल्चर के वक्त वो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमें सप्लाई करना है उस सॉइल में, या फिर वो सॉइल सैलाइन है या फिर अल्कलाइन है या फिर एसिडिक है, ये भी हमें सॉइल टेस्टिंग के थ्रू ही पता चलता है। तो जो कि सॉइल टेस्टिंग टेक्निक्स के फादर है उनका नाम है एमएल टॉर्ग। उसके बाद है फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एसएन विनोग्रेस्की, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जेवी लिबिग। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, एमएस स्वामीनाथन को जाने जाते हैं। उसके बाद फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट, उनके लिए जेबी बॉसिंगॉल्ड को जाना जाता है। फादर ऑफ पेडोलॉजी है वीवी डॉकोचेव। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन है डॉक्टर के.एल. चड्डा। अब बात करेंगे हम एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस की, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है कि व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन के लिए। व्हीट और राइस प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया या बहुत बड़ा प्रोग्रेस जब आया, वो मेनली आया था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से जब ह्यूज मात्रा में यील्ड हमें मिलने लगी, लागत हमें मिलने लगी, तब उसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद ब्लू रिवोल्यूशन रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से, ब्राउन रिवोल्यूशन है फूड प्रोसेसिंग से, ग्रे रिवोल्यूशन है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। इन रिवोल्यूशंस के नाम लगभग आप रिलेट कर सकते हैं इनके कलर से, यानी कि फिश रहती है पानी में और पानी का कलर लगभग हम यही मानते हैं कि ब्लू होता है, इसलिए इसे ब्लू रिवोल्यूशन। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजर्स के कलर ज़्यादातर ग्रे होते हैं, इसलिए इसको ग्रे रिवोल्यूशन कहा गया है। फिर देखिए येलो रिवोल्यूशन है ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के लिए या खास करके मस्टर्ड ऑयल के लिए है। ऑयल का कलर, मस्टर्ड ऑयल का कलर येलो होता है। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन है टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन के लिए, मीट का कलर भी रेड है और टोमेटो ऑब्वियसली रेड कलर होता है। पिंक रिवोल्यूशन प्रॉन और ऑनियन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। गोल्डन रिवोल्यूशन है फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, राइपन किसी भी फ्रूट का कलर गोल्डन होता है। उसके बाद राउंड रिवोल्यूशन है पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर रिवोल्यूशन हो गया आपका एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। ब्लैक रिवोल्यूशन है बायोफ्यूल जैथ्रोफा प्रोडक्शन के लिए। रेनबो रिवोल्यूशन है ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के जितने भी जो अगर रिवोल्यूशन माना जाए तो वो रेनबो रिवोल्यूशन कहा कहलाया गया है उसको। उसके बाद है प्रभानी रिवोल्यूशन, ये है ओकरा प्रोडक्शन या फिर लेडीज फिंगर के लिए। उसके बाद है व्हाइट रिवोल्यूशन, ये है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि इंडिया इन कुछ एस्पेक्ट्स में कितने कितने परसेंट उसका शेयर है वो हम जानते हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया में इंडिया का शेयर है 2.4%। टोटल जियोग्राफिकल एरिया, अच्छा जियोग्राफिकल एरिया किसे कहते हैं, जैसे कि किसी भी एक कंट्री में जितना टोटल लैंड रहता है जिसमें हम किसी भी तरह की वेजिटेटिव प्रोग्रेस कर सकते हैं, या तो उसमें फॉरेस्टिंग कर सकते हैं, या तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर किसी और तरह की अगर वेजिटेटिव प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो सब जियोग्राफिकल एरिया के अंडर में आ जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में जितना जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से इंडिया का शेयर है 2.4%। अच्छा पॉपुलेशन में इंडिया का शेयर है 17.5%। लीव स्टॉक प्रोडक्शन में यानी कि जो भी हमारे गाय भैंस, उसके बाद मतलब काऊ बफेलोज, पोल्ट्री प्रोडक्शन और फिर पिग प्रोडक्शन, डक्स हो गए, कैमल्स, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स भी है जो भी लिव स्टॉक के अंडर में आते हैं उसमें इंडिया का शेयर है 15%। फिर फॉरेस्ट लैंड की अगर बात करें तो 1.5% इंडिया का शेयर है। अब देखिए हम बात करेंगे कि इंडिया का पोजीशन क्या है वर्ल्ड एग्रीकल्चर में, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन में किस किस प्रोडक्शन में इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, सेकंड पोजीशन, थर्ड और फोर्थ पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन जिन प्रोडक्शन में इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो है मैंगो प्रोडक्शन, बनाना प्रोडक्शन। टोटल इरिगेटेड एरिया में, यानी कि टोटल इरिगेटेड एरिया भी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा है। मिल्क प्रोडक्शन में, जूट एंड अलाइड फाइबर्स प्रोडक्शन करने के लिए, कैश्यू प्रोडक्शन में, कोकोनट प्रोडक्शन में, टोटल पल्सेस प्रोडक्शन में, टी प्रोडक्शन एंड लिवस्टॉक प्रोडक्शन में। टोटल इरिगेटेड एरिया के लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस कंट्री ने इरिगेशन सप्लाई में सक्सेसफुल हुआ है, इरिगेशन सप्लाई करने में जो कंट्री सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो वो है इंडिया।
अब सेकंड पोजीशन में वाटर व्हीट प्रोडक्शन में, ऑयल सीड प्रोडक्शन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में, शुगर केन, राइस प्रोडक्शन, फ्रूट एंड सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया ने सेकंड पोजीशन ऑक्युपाई किया है। अब है थर्ड पोजीशन, टोबैको और कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया ने थर्ड पोजीशन रैंक ऑक्युपाई किया है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन है नेचुरल रबर प्रोडक्शन में इंडिया का फोर्थ पोजीशन है और 8.5% टोटल वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन होता है नेचुरल रबर का, उसमें से 8.5% शेयर किसका है? इंडिया का है। ठीक है, तो ये थर्ड और फोर्थ पोजीशन थोड़ा सा भी अगर हम इग्नोर करें, लेकिन फर्स्ट सेकंड पोजीशन आपको ऑब्वियसली बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। खास करके टी प्रोडक्शन, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा, मैंने भी जब एग्रीकल्चर एग्जाम्स फेस किए तब ये क्वेश्चंस बार बार दोहराए जाते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। 15 मार्च इसे वर्ल्ड कंज्यूमर डे कहा जाता है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के लिए जाना जाता है। 30 मार्च हो गया आपका राजस्थान डे। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। 11 जुलाई है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 16 जुलाई है आईसीआर डे। 16 सितंबर हो गया आपका ओजोन डे। 16 अक्टूबर हो गया आपका वर्ल्ड फूड डे। 4 दिसंबर है वुमेन इन एग्रीकल्चर डे। 23 दिसंबर किसान डे, और साथ ही साथ ये चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे भी है और इसीलिए इसे किसान डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को। अब कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं जो आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से दिए जाते हैं जो अवार्ड्स, उस बारे में बात करते हैं। जैसे आप अगर क्रॉप साइंस के पब्लिश्ड रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, अगर बहुत बेहतरीन अगर आपका पब्लिकेशन निकलता है, कोई रिसर्च पब्लिकेशन क्रॉप साइंस से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद पंजाब राव देशमुख वुमेन अवार्ड मिलता है, किस चीज़ के लिए? वुमेन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को। फिर जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, ये है बेस्ट वर्क इन पीएचडी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस, इसके लिए दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। फिर है जोगी जीवन रेन किसान अवार्ड, ये है टू इनोवेटिव फार्मर्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस, यानी कि ये फार्मर्स को मिलने दिए जाते हैं जो इनोवेटिव तरीके से कुछ नया कर दिखाते हैं या फिर कुछ अलग सा ये मेथड यूज करना शुरू करते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाते हैं, उन सारे फार्मर्स को ये जगजीवन रेन किसान अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह अवार्ड, ये दिया जाता है फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये कुछ आईसीआर अवार्ड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्थित है पूसा में, न्यू दिल्ली के पूसा में ये स्थित है। आपको IARI इस तरह से क्वेश्चंस में दिया जाएगा और ऑप्शंस में आपके बहुत सारे ये फुल फॉर्म्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद देखिए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर यूपी में स्थित है। नेचुरल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नल में स्थित है हरियाणा के। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये मुंबई में है महाराष्ट्र के। फिर इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभियान रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखना है। साथ ही साथ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड जोन के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है जोधपुर में, राजस्थान के। एरिड लैंड के लिए, मतलब जहाँ पे थोड़ा ड्राई कल्टीवेशन होती है, ड्राई क्रॉप प्रोडक्शन होती है, उसको एरिड जोन की कल्टीवेशन या फिर एरिड जोन रिसर्च मानी जाती है उसको। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये भोपाल में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, पोस्ट हार्वेस्ट अगर बात उठी है तो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हार्वेस्टिंग के बाद हम क्रॉप ग्रेन्स को प्रोसेसिंग करते हैं ताकि उसे स्टोरेज कर सके, और उससे क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको कम कर देते हैं, निकाल देते हैं, या तो धूप में सुखा के या फिर किसी दूसरे प्रोसेस से, ताकि वो बहुत दिनों तक स्टोरेज कर सके। उसके बाद मार्केट में भेजने से पहले जो भी हमारी प्रोसेसिंग रहती है ग्रेन्स के साथ में, हार्वेस्टेड ग्रेन्स के साथ में, उन सबको हम
पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये स्थित है कहाँ पे? पंजाब के लुधियाना में। अब देखिए सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये आपके आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, ये वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। वेस्ट बंगाल फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। अगर स्टेट वाइज बात की जाए पूरे कंट्री में तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है ये जूट एंड एलाइड फाइबर्स प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कोटक में, उड़ीसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के कर्नल में स्थित है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून, ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखिए इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में स्थित है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, फिर सॉइल साइंस का भी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भोपाल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, इंडियन लैक रिसर्च, ये लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड, बहुत ज़्यादा इससे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रोटेट होते रहते हैं सारे ही एग्रीकल्चरल एग्जाम में। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में स्थित है। फिर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये है कोयम्बाटूर में। अब है सेंट्रल अभियान रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर, ये क्वेश्चन अच्छा। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। तो ये काफ़ी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिस बारे में आपने देखा, और हमने ज़्यादातर कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है वही हम आपसे शेयर कर सकें, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो भी क्वेश्चंस बार बार रोटेट होते हैं, उस बारे में ही हमने कोशिश की है कि आपको जानकारी दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर हमने आज बात की कुछ फादर जो अलग अलग फील्ड्स के जो फादर हैं या फिर जो उसके लिए जनक माने जाते हैं उन सब के बारे में। उनमें से ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में जो भी रिवोल्यूशंस जिन क्रॉप्स से रिलेटेड हैं जो रिवोल्यूशंस, उसमें भी ग्रीन रिवोल्यूशंस बहुत दोहराए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रोटेट होता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए जाना जाता है या फिर किस क्रॉप से रिलेटेड है। उसके बाद में वाइट रिवोल्यूशन या फिर आप रेड रिवोल्यूशन और राउंड रिवोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आपको बाकी सारे इग्नोर करने हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो ओरिजिन प्लेसेस है, जिन क्रॉप्स की ओरिजिन जो प्लेसेस है वो भी आपको याद करने हैं। और इंडिया का पोजीशन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन बिल्कुल इग्नोर करने के लिए करने लायक नहीं है। तो वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन इंडिया ने किस किस प्रोडक्शन में ऑक्यूपाई कर रखा है बिल्कुल आपको याद करना है। तो आज हमने आपसे इन सब बारे में जो डिस्कशन की है, उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जेट से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड, वो हम आगे ऐसे ही आपसे शेयर करते रहेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।